नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद तो हो ही चुका है। राजनीतिक पार्टियां और नेता अब फिर जनता की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। जनता है कि वो पूरा हिसाब किताब मांगने के मूड में है। जिसके कामकाज से वो संतुष्ट होगी, उसी को वो अपना आशीर्वाद भी देगी। इस सब के बीच जोश खरोश से लबरेज नए मतदाता पहली बार किसको वोट करेंगे, लेकिन समर्थन किनको मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। चुनाव होते रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि हर बार वही चिर परिचित मुद्दे सामने भी नजर आते हैं। दशकों से सरकारें किसानों की समस्या नहीं खत्म कर पाई, महंगाई पर लगाम नहीं लगा पाई, ना ही गरीबी पूरी तरह खत्म हो पाई है। दुख की बात यह भी है कि कुछ विषय जो प्रमुख मुद्दे होने चाहिए वो कभी बनते नहीं। अमूमन शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण, बीते दशक में हालांकि सड़क, बिजली की स्थिति अच्छी जरूर हुई है, लेकिन ना तो उद्योग राज्य में लगे, ना ही पलायन रुके हैं। क्या यह माना जाए कि इस बार का चुनावी संग्राम पुराने वादों के साथ फिर बीत जाएगा, या फिर इस बार वाकई जनता की किस्मत बदलने वाली है? हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, हम चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार लोकसभा चुनाव के दंगल में राजनीतिक पहलवानों के नाम तो तय नहीं हुए हैं, लेकिन एनडीए और महागठबंधन में ही दंगल होना तय है। हालांकि पिछले चुनाव की तुलना में पुराने दोस्त बदले नजर आएंगे। इस बार के लोकसभा चुनाव में मुद्दों को लेकर बिहार झारखंड की कमोबेश समान स्थिति है। इस बार जो मुद्दे चुनाव में बार बार बोले जाएंगे वो त्वरित और तात्कालिक मुद्दे सर्जिकल स्ट्राइक, राफेल, पिछले 70 साल, भ्रष्टाचार, उज्ज्वला योजना जैसे हैं। लेकिन मोटे तौर पर जो मुद्दे होंगे वो राष्ट्रवाद, किसान, रोजगार, विकास, जाति और अपराध होंगे। झारखंड में भी यही सब मुद्दे होंगे। आरजेडी पिछड़ों के लिए आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा लेकर आगे बढ़ सकती है, लेकिन यकीन मानिए शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, प्रदूषण ये सब मुद्दे प्रभावशाली तौर पर नहीं होंगे। ये हमारे देश में होता आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म एंड राम मंदिर। बहुत सारा ऐसा मुद्दा चला आया है जिसकी हमारे देश की युवाओं को जरूरत नहीं है। तो ऐसी इलेक्शन और ऐसी वोट हम लोगों से तो मिलने वाली है नहीं, और कहीं ना कहीं वो लोग को लगता है कि हमारी देश की युवा बेवकूफ है। तो ये समझना छोड़ दे, चूंकि हमारे देश में आज तक मतलब बहुत रेयर रहा है कि शिक्षा व्यवस्था पे कभी इलेक्शन का मुद्दा बनाया गया हो। सबसे बड़ा मुद्दा तो सबसे पहले शिक्षा ही है। बिहार में, बिहार हो या भारत हो, वो काफी पिछड़ चुका है इन मामलों में। तो शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पे वोट देना पसंद करेंगे। दोनों गठबंधनों ने मोटे तौर पर मुद्दे तय कर लिए हैं, लेकिन दोनों को दंगल के लिए नहीं हारने वाले पहलवानों की तलाश है और इसी के लिए माथापच्ची जारी है। विडंबना ये है कि ठोस कामकाज और ठोस योजनाओं के साथ जनता से बात कम की जाती रही है और आरोप प्रत्यारोप ज्यादा होते रहे हैं। लेकिन इस बार हम सम्मानित राजनीतिक दलों और नेताओं से चुनाव की मर्यादा को और ज्यादा बढ़ाने की अपेक्षा कर रहे हैं। साथ ही ये भी अपेक्षा कर रहे हैं कि वो वाकई जनता की उम्मीदों को पूरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। चुनाव जब संपन्न हो जाते हैं ना, और परिणाम जब आ जाता है, उसके बाद जब सरकार बनती है, तो अगले चुनाव से पहले तक किन किन मुद्दों की चर्चा हम लोग करते हैं? स्वास्थ्य कैसा है, चिकित्सा व्यवस्था हमारी कैसी है, शिक्षा का क्या हाल है, सड़कें हैं तो कितनी अच्छी है या जर्जर है, पानी है कि नहीं है, किसान की क्या समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। ये 4-5 खास मुद्दे होते हैं जिसको लेकर हम चर्चा करते हैं। लेकिन इन चुनाव के वक्त क्या ये सारे मुद्दे उतने प्रभावशाली होते हैं? बड़ा सवाल है। समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ पटना और रांची स्टूडियो में कई खास मेहमान मौजूद हैं। पटना स्टूडियो में प्रियरंजन पटेल, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका बहुत स्वागत है। अरुण कुमार मिश्रा जी, आप सीपीआईएम के नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। मुकेश कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। और रांची स्टूडियो में विनय सिन्हा दीपू, आप कांग्रेस के
वरिष्ठ नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। मुकेश जी, आप पहले विश्लेषकों से आज समझेंगे, उसके बाद हम राजनीति का मिजाज समझने की कोशिश करेंगे। मुकेश जी, जरा आप बताएं कि हायर एजुकेशन, किसान, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सारे मुद्दों पर चुनाव प्रभावशाली तरीके से होते क्यों नहीं है? क्या कारण है? जब हम चुनाव का समय आता है तो हम बातें करते हैं विकास की, विकास जनित माहौल की, विकास जो हमारे समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है, राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, देश के लिए अत्यंत आवश्यक है, इन सब तमाम बातों की। इस देश का दुर्भाग्य है कि सबसे बड़ा वर्ग जो है यहाँ युवा वर्ग है और वो बेरोजगार है। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ महिलाएं हैं, लेकिन उनको राजनीति में या उनको जनप्रतिनिधि के रूप में चयन करने में कहीं उनकी जगह नहीं है। इस देश का दुर्भाग्य है कि जो यहाँ के नेता होते हैं वो सारी बातें चुनाव के पहले तो अच्छी करते हैं, लेकिन जब कैंडिडेट का चयन की बात होती है तो वहां विनेबिलिटी फैक्टर देखा जाता है कि वो हमारा कैंडिडेट विन करेगा या नहीं करेगा, और वहां सारी संजय जी वहां सारी प्रक्रिया जो पुरानी बातें होती हैं, जो डेवलपमेंट फैक्टर जिसको हम कहेंगे, डेवलपमेंट फॉर्मेट कहेंगे, वो भूल जाते हैं। वहां एक नया फॉर्मेट काम करता है, उस त्रिवेणी में एक नई धारा जुड़ती है सरस्वती की, जो होती है कास्ट फैक्टर, जो होती है क्रिमिनलाइजेशन फैक्टर, जो होती है मनी फैक्टर, और वो पूरी जो तरह से ये छिपी हुई होती है, लेकिन इसी का प्रादुर्भाव होता है और यही तय करता है पूरे देश में ये कमोबेश, लेकिन गंगा काऊ बेल्ट में ये बहुत ज्यादा है और इसका प्रभाव हम लोग देख रहे हैं, और आने वाले इस चुनाव में भी 2019 में भी हम लोग इसको मजबूती से देखेंगे। जी, डॉक्टर संजय कुमार, हम लोग जब सब बैठते हैं समय शिखर के डिबेट कार्यक्रम में तो अक्सर आम जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे जो होते हैं उस पर हम चर्चा जरूर करते हैं, और राजनीति भी उस पर कमोबेश हामी भरती नजर आती है और कहती है कि हाँ इस पर ये अभी हम देख रहे हैं या इस पर हमने काम आगे बढ़ा दिया है, ऐसा हम करने जा रहे हैं और ऐसा होगा। लेकिन चुनाव के वक्त यदि हम पटना की ही बात करें, गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है शहर, चुनाव में प्रदूषण मुद्दा होगा क्या? लगता तो नहीं है, क्योंकि होता क्या है जी कि मुद्दे तो हैं और मुद्दे से रोज रूबरू भी होते हैं लोग, लेकिन जब उनको लगता है कि ये हमारे जातीय छत्रप हैं, ये इनको जिताने से हमारे अहंकार की तुष्टि होगी, तो उनके जो मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण, पलायन, रोजगार, ये जितने भी मुद्दे हैं ये मुद्दे मरते नहीं हैं। और मैं तो देखता हूं, मैं तो समय शिखर को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप इन मुद्दे को बार बार उठा करके आप उनको झकझोरते रहते हैं या नींद से उनको जगाते रहते हैं कि देखिए यहां आपकी सड़कें अगर अच्छी होंगी तो एक्सीडेंट कम से कम होंगे, दूरियां कम होंगी और आपको ज्यादा सुविधा मिलेगी। ठीक है, वो कभी कभी तस्वीरें भी दिख जाती है, रोड नहीं तो वोट नहीं। कभी कभी शिक्षा को भी आप झकझोरते हैं कि देखिए असर की रिपोर्ट क्या कर रही है, आपके बच्चे कहां खड़े हैं, उनका भविष्य किस तरह से गढ़े जा रहे हैं। आप उन रेलगाड़ियों की तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे बिहार से बोगियों में ठूस ठूट करके भेड़ बकरियों की तरह आज भी लोग पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए, आप उसे भी दिखाते हैं। लेकिन न जाने क्यों वो जो कहा जाता है कि व्यक्ति जो है वो सारे मुद्दे रहते हैं, लेकिन उस समय उसकी आंख क्यों बंद हो जाती है और चीजें आकर के सिमट जाती है। ये हमारे जातीय प्रतिनिधित्व करते हैं, ये इस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं इस पार्टी के साथ इमोशनल तौर पर जुड़ा हुआ हूं, इसलिए हमारे वोट तो इन्हीं को मिलेंगे। चलिए ये मुद्दे को बाद में देख लिया जाएगा। ये इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो उसका कारण है इमोशनल हो जाना, और जब तक इमोशन को छोड़ करके मौलिकता में यहां की जनता नहीं आएगी, हम और आप डिबेट करते रहेंगे, चीजें वहीं। सर, जनता आएगी, आ रही है, धीरे धीरे जनता भी आवाज उठाने लगी है। बहरहाल हम अपने राजनीतिक मेहमानों के पास चले, उससे पहले हम कुछ आपको रिएक्शंस सुना देते हैं कि बिहार में विपक्ष और सत्ता पक्ष चुनावी मुद्दों को लेकर वो क्या सोचती है, उनका क्या कहना है। जैसे मोदी जी ने कहा था कि काले धन को वापस लाएंगे, अब 15-15 लाख रुपया हर के खाते में जाएंगे, तो जनता को तो एक पैसे से भेंट हुआ नहीं। मोदी जी ने कहा था किसानों को जो लागत मूल्य लगते हैं उसकी आधी राशि
मुनाफे के रूप में दी जाएगी। आज किसान मर रहा है, 1700 रुपये कुंटल धान बेच रहा है। वहीं कांग्रेस की सत्ता जिन राज्यों में आई है वहां 2500 रुपये कुंटल बेच रहे हैं। तो कथनी और करनी में एनडीए और यूपीए में जो अंतर है वो साफ झलकता है। उसी तरह बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के बाद जो 2 करोड़ की संख्या में लोगों से वादा किए थे उसका कहीं कुछ अता पता नहीं। मुश्किल से 1 वर्ष में 1 करोड़ कुछ लाख को ही नौकरी दे पाए हैं, रोजगार दे पाए हैं। रफाल के इशू पर ये कहते हैं हम बहुत बड़े चौकीदार हैं, लेकिन रफाल के इशू पर जिस तरह की बातें आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरह की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है, निश्चित तौर पर इसमें कहीं 2 राय नहीं कि इतनी इंपॉर्टेंट फाइल गायब हो जाए, चोरी हो जाए, इस तरह की बातें होती है तो कहीं न कहीं दाल में काला है। सबसे बड़ी चीज है कि पिछला जो चुनाव हुआ था वो उन्होंने वादा किया था देश के सामने कि हम जो विदेश में काला धन है उसको देश में लाकर हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। दूसरा था कि 3 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार हम देने का काम करेंगे, हर हाथ को काम देने का काम करेंगे, किसानों के हाथों खेतों में हम पानी देने का काम करेंगे, किसानों के उनके उपज का दोगुनी रेट हम देने का काम करेंगे। उन्होंने कुछ किया नहीं, न बेरोजगारों को रोजगार मिला, न किसानों को पानी मिल सका, न काला धन आ सका। यहां तक कि काला धन नहीं आया, न 15-15 लाख रुपया लोगों के खाते में गया। और यहां तक हुआ कि देश की गाढ़ी कमाई इनका राज होते ही नीरव मोदी, ललित मोदी सरीखे कई जो उद्योगपति हैं, जो इनके रिश्तेदार लगते हैं नरेंद्र मोदी का, ये विदेशों में पैसा भेजने का काम इन्होंने कर दिया। ये सर्जिकल स्ट्राइक का जो मामला है ये जांच का विषय है। यहाँ विपक्ष में तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, फिर लोग काला धन तो इनके पास है, काला धन पर तो बहुत प्रतिबंध लगा है। आज जहां तक किसान की बात है तो 2-2 हजार रुपया जो क्वार्टरली जा रहा है तो किसका देन है? ये केंद्र सरकार का देन है। काम बहुत हुआ है, काम के आधार पर हम लोग फिर से बहुमत में आएंगे। 2019 का चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, विरोधियों को पता चल जाएगा। सरकार ने जो वायदे किए थे 2014 में चुनाव के समय जब चुनाव हुआ था उसको लेकर बहुत सारा, उसके बाद जो सरकार के कामकाज है उसको लेकर भी विपक्ष बहुत सारा हिसाब किताब मांग जरूर रहा है, लेकिन वो कितना प्रभावी होगा और दूसरे जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उनको लेकर हम कितना आश्वस्त नजर आए इस चुनाव में। प्रियरंजन पटेल जी, हम पहले सत्ता पक्ष को ही समझ लेते हैं। क्या स्वास्थ्य, उद्योग, प्रदूषण, शिक्षा इस बार चुनाव का मुद्दा होगा क्या? देखिए, ये सारे मुद्दे होंगे और सबसे प्रमुख मुद्दा होगा विकास और राष्ट्रवाद। ये दो बड़े मुद्दे होंगे देश में। देश के अंदर में जितना विकास, जरा ये बताइए कि उच्च शिक्षा को लेकर सरकार ने क्या किया है? अभी विकास देश के अंदर में नहीं हुआ। मैं बता रहा हूं, मैं सारे विषयों को आपको बताऊंगा, हर विषय को। आपने जो कहा, मैंने जो कहा कि आपने जिन मुद्दों को गिनाया, मैंने कहा कि ये सारे मुद्दे होंगे। लोग, विपक्ष के लोग सवाल करेंगे इसलिए कि उनके पास कोई चारा नहीं है, उनके पास कोई जो ऐसे चुनाव में जाने के लिए कुछ मुद्दा नहीं है, इसलिए कि जितना काम हमने किया है उनके सारे मुद्दे गौन हो गए। तो अनर्गल रूप से आरोप तो लगाएंगे, लेकिन उन आरोप में कोई दम नहीं होगा। आम आवाम जो जनता है, जो मतदाता है, उनके किसी इस आरोपों में के साथ नहीं जाने वाली है, इसलिए कि जनता को मालूम है, पता है। मैं केवल एक विषय पर आपको बताना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि आजादी के बाद जो लोगों को खाता खोलने का, बैंकों के अंदर में खाता खोलने का, आजादी के बाद अब तक 55 करोड़ लोगों का खाता खुला है, जिसमें से केवल 33.5 करोड़ लोगों का खाता केवल 5 वर्षों के अंदर में खोला गया है। केवल 22.5 करोड़ लोगों का खाता आप देखेंगे कि आजादी के
लगभग 60 वर्षों 65 वर्षों के अंदर में खोला गया है। तो ये बड़ा मुद्दा बनेगा, बहुत बड़ा मुद्दा है कि आज तक इतने दिनों के अंदर में लोगों के बैंक का खाता नहीं खुल सका, और इस सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में केवल 5 वर्षों के अंदर में पटेल साहब लोगों के बैंकों के अंदर में खाता खोलने का काम किया है। पटेल साहब तो एक बहुत मामूली सी जानकारी मैं आपसे शेयर कर लूं कि खाता खुलने वाली बात आपकी सही है, उसमें मैं कोई डिबेट नहीं कर रहा हूं। हायर एजुकेशन को लेकर हर साल जो हमारे हिंदुस्तान से छात्र जाते हैं विदेश में पढ़ने के लिए, उसमें खर्चा आता है 43,000 करोड़ रुपए। ये रिपोर्ट है, और वो इसलिए जाते हैं क्योंकि अपने देश में उच्च शिक्षा का जो स्तर है ना बहुत ही निम्न है, और उन्हें अच्छी शिक्षा लेने के लिए विदेश जाना पड़ता है, जिसमें टोटल रेवेन्यू 43,000 करोड़ रुपया उनके अपने गार्जियन या उनके अपने खाते से खर्चा होता है। तो सर ये अचीवमेंट है 72 साल का। नहीं, 72 साल का क्या है, ये 5 साल का नहीं है, आपने 72 साल का बताया है। हमारी इसीलिए मैं कहता हूं सर मुद्दा क्यों नहीं होता है एजुकेशन। हम उच्च शिक्षा में या बाहर जाने वाले जो विदेश है उनकी छात्रवृत्ति के लिए हमने वृद्धि करने का काम किया है। हमने अलग से प्रावधान किए हैं, और उसमें से ज्यादा छात्र शोध के लिए जा सके और सरकारी खर्चे पर जा सके, इसका प्रावधान। सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं पटेल साहब, 5 वर्षों के इस बार का जो बजट 2000 इस बार का जो केंद्र सरकार का बजट था 2019 में जो आप लोग बजट लाए हैं, उसमें उच्च शिक्षा के लिए आवंटित राशि में 650 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। सर ये एक फैक्ट है, तो कैसे हम माने कि शिक्षा फोकस है? 0.8% है कटौती। जितनी आप जिस बात को करें, कटौती से मायने मतलब नहीं है कि हमने जो है शिक्षा पर विशेष जोर देने का काम किया है। शिक्षा में जितनी आवश्यकताएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अधिक से अधिक उच्च शिक्षा के लिए यहां संस्थान खोलने का आप IIM देखेंगे, मेडिकल कॉलेज देखेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज देखेंगे, अन्य संस्थाएं, बाकी बीमारों के पास जाना चाहूंगा। समझ गया, हमने इजाफा किया है, हमने बढ़ोतरी किया है उसमें। लेकिन सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाकी मैं जवाब मांगूंगा अरुण मिश्रा जी से, फिर मैं कांग्रेस के साथी के पास चलूंगा कि 2% मिनिमम खर्च होना चाहिए था देश में शोध कार्यों में, जिसमें मात्र 0.8% खर्च होता है। तो आप सोचिए हमारी प्रायोरिटी में क्या क्या है। अरुण मिश्रा जी, ये सवाल विपक्ष से इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि सरकार गलत है, सरकार की निंदा करते रहते हैं विपक्ष, और सरकार के वो तमाम जगह से घेरने की कोशिश भी करते हैं। बेशक वो सब भी मुद्दे हो सकते हैं, हमारा उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन जब बात आती है एजुकेशन की, जब बात आती है क्वालिटी हेल्थ सिस्टम की, चुनाव में कहीं नजर नहीं आता है सर, क्योंकि सब पर सवाल है। ये सवाल जो है ये सरकार से ही पूछा जाना चाहिए, इसलिए कि पिछले दिनों से ये हुआ है। नीतिगत तौर पर भारत सरकार ने और तमाम सरकारों ने शिक्षा और स्वास्थ्य से अपना हाथ ही खींच लिया है। वो अब उस पर आवंटन भी घट गया है, और एक तरह से उसको पूरी तरह से निजी हाथों में देने की पूरी कोशिश है। और इसीलिए आप देखेंगे कि सरकारी स्कूल और सरकारी संस्थान, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और उसको एकदम खत्म करने की बात है। इसीलिए एक बड़ा मुद्दा है हम लोगों के लिए, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज वही सेक्टर होता क्यों नहीं है जो पहले भी डिप्राइव्ड था। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, एक तरह से वर्गीय मुद्दा बन गया है। और हम लोगों के सवाल पर हम लोग लगातार इस सवाल को उठाते रहे हैं। हम लोगों ने लगातार जो है किसानों के सवाल, आप देखिए किसानों का मुद्दा तब बना जब पूरे देश में किसानों के आंदोलन हुए, और उस आंदोलन ने मजबूर किया तमाम लोगों को किसानों पर बात करने के लिए। आज 2000 की बात हो रही है या जो भी हो रही है, वो तब हुआ जब वहां से लेकर के बंबई से लेकर के राजस्थान और दिल्ली में किसानों ने घेरना शुरू किया। किसान जब रोड पर आए तब ये सब बातें शुरू हुई, नहीं तो सिर्फ जो आप देखिए चैनलों में जो बहस होता है उसमें जनता के सवाल कहीं नहीं होते। एक पूरा युद्धोन्माद की स्थिति पैदा की जाती है, ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जिससे देश में आपस में वैमनस्य पैदा हो
और जनता जिन सवालों से ग्रस्त है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर कोई चर्चा नहीं। ठीक, तो ये जानबूझ करके किया जा रहा है। मैं आपको रुक करूंगा सर। मैं जरा विनय शिलानी से इन्होंने पूरे देश को निजी हाथों में सौंपने का मन बना लिया। ठीक सर, इसलिए मैं आपका फिर रुक करूंगा अरुण जी। विनय जी, क्या है कि आपकी पार्टी किसान को लेकर आवाज तो बहुत बुलंद कर रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन रोड मैप किसान के लिए नहीं है किसी पार्टी के पास। हर बात सिर्फ आकर टिक जाती है, अटक जाती है कर्ज माफी में। नहीं, रोड मैप है। नहीं सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं सर। मैं विनय शिलानी से रिएक्शन ले लूं, कांग्रेस से है वो। अरुण जी, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं दूसरे सहयोगी जो आपके हैं कांग्रेस, उनसे जानना चाह रहा हूं। विनय सिन्हा जी, तो क्या माना जाए, किसान वाकई सही मायने में मुद्दा है, या सरकार ने 6,000 रुपया कम से कम किसी सरकार ने देने का फैसला तो लिया गरीब किसानों को? ये भी तो एक बात होती है। आप बेशक उसको 3 रुपए 3.5 रुपए बांट दे पर डे के हिसाब से, वो एक अलग इशू है, लेकिन ये हिम्मत भी तो सरकार ने ही दिखाई ना सर। तो किसान के लिए कोई ब्लूप्रिंट है किसी दल के पास, आपके दल के पास? विनय जी, विनय सिन्हा जी, क्या हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है? चलिए, बहरहाल इसका जवाब अरुण मिश्रा जी आप ही दे दीजिए, क्योंकि विपक्ष से ही हम इसका जवाब जानना चाहते हैं। एकदम है, हम कह रहे हैं कि खुद भाजपा ने चुनाव के पहले ये कहा था जी, भाजपा ने कहा था कि हम जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। ठीक, लेकिन उन्होंने उसे किया नहीं, और उन्होंने बजाबता लिख करके दे दिया सुप्रीम कोर्ट को कि यह संभव नहीं है। और वो एक ऐसा मामला है, अगर वो लागू होता तो उससे किसानों का भला होता। किसानों से अनाज का खरीदना, उनको उनका कीमत देना, और फिर उसके लिए बाजार मुहैया करना, यह सारा काम राज्य को करना होगा। किसानों को बाजार के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है। राजनीति के लिए बहुत प्रभावशाली मुद्दा नहीं बन पाता है, सिवाय से किसान भी एक मुद्दा है। अमेरिका में ही किसानों को बहुत ज्यादा दिया जाता है इंसेंटिव। बहरहाल, मैं बाकी में मानव पास जाऊं से पहले कुछ एक और रिएक्शन दिखाए थे आप लोगों को। प्रेम रंजन जी, आप वेट कीजिएगा। इस बार नए मतदाता, यानी वो जो पहली बार वोट देने वाले हैं, लगभग 9 करोड़ है। उनके क्या मुद्दे हैं? दोनों वोटर है, जिसमें पहली बार जो वोट डालेंगे और जो तमाम नए वोटर जुड़े हैं, वो मिलाकर 9 करोड़ है 90 करोड़ में से। लोकसभा चुनाव नजदीक है और हर वोटर अपने लिए एक योग्य उम्मीदवार को चुनना चाहेगा। हम मौजूद हैं इस वक्त कुछ युवा वोटर्स के साथ। इनमें से अधिकांश पहली बार वोट करेंगे। पटना के एएन कॉलेज के तमाम छात्र हैं। ये क्या सोचते हैं देश की राजनीति के बारे में और आने वाले चुनावों के बारे में, इनसे हम बातचीत करेंगे। आपकी नजर में कौन से मुद्दे होने चाहिए इस बार चुनाव में? देखिए, देश का विकास सर्वप्रथम जरूरी है, और देश का विकास तब होगा जब हमारे देश में जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा, शिक्षा का स्तर जो है वो ऊंचा हो, बढ़े। यही सब मुद्दा, और क्या मुद्दा होना चाहिए? आज लोग अपने जात के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, ये सब नहीं होनी चाहिए। होंगे कि हमारा देश युवाओं का देश है, और युवाओं को बहलाना फुसलाना कोई आम बात नहीं है। इस बार इलेक्शन में सबको जवाब मिलेगा, और सबसे पहले देश के प्रथम सुरक्षा का मूल रूप से हमें करना चाहिए सहयोग। क्योंकि कोई भी देश में कोई भी पार्टी हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, देश माता भारत माता एक है, और उसकी सुरक्षा के लिए हम एक निष्पक्ष एक रिप्रेजेंटेटिव लाएंगे, ताकि जो हमारे कास्ट फैक्टर को ना लेगा, सीधा देश का विकास करे। पहली बार आप वोट करोगे तो क्या सोच के किस कैंडिडेट का चुनाव करोगे, और या किस पॉलिटिकल पार्टी पर आप ध्यान दोगे? किन मुद्दों पर ध्यान दोगे? पॉलिटिकल पार्टीज तो अपना अपना एडवर्टाइजमेंट करती है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हम जो काम देख रहे हैं हर एक पार्टी का देख चुके हैं किस तरह से काम करती है। तो हम अपने हिसाब से कौन सी पार्टियां हमारे डेवलपमेंट के लिए अच्छा करेगी, युवाओं के लिए जो अच्छा करेगी, शिक्षा के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देगी, तो उस पार्टी को हम वोट करेंगे। मुद्दे की बात है, काम की बात है, युवाओं को जो चाहिए वो आवाज बुलंद हो रही है। विनय सिन्हा जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? विनय सिन्हा, दीपू जी। जी सर, ये बताइए कांग्रेस की क्या राय बनती है, क्या क्या खास मुद्दे होने चाहिए विपक्ष की नजर में,
और कितना आपके पास ब्लूप्रिंट है उसको लेकर, कि सिर्फ ये नहीं कि हम आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, देखिए हमारा एकदम ब्लूप्रिंट है। हमारा मेरा मेन फोकस हम लोग का मन रोजगार, हमारा झारखंड की बात करें तो पलायन, हम किसानों को कैसे सशक्त करें। यहां पर जो अनियमितताएं हैं, जो लोग बोलते थे भारतीय जनता पार्टी की जब सुशासन की सरकार आएगी, 19 साल में 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने यह राज किया, या कुल मिलाकर के हम लोग ऐसे देखें तो हमारा मुख्य मुद्दा यही होगा कि कैसे हम यहां रोजगार लाएं। केवल अडानी और अंबानी को जमीन देकर के यहां उद्योग लगवाने से अच्छा होगा कि हमारा पहला मुद्दा होगा कि हम कुटीर उद्योग स्थापित करें, और उस कुटीर उद्योग के माध्यम से गांव में जो हमारा टमाटर, आलू, बंदा गोभी जो भी एक्सपोर्ट होता है यहां से बाहर जाता है, उसको यहां रख करके अपने लोगों को रोजगार कैसे मुहैया करें, और चीजों को फिर फूड प्रोसेसिंग के तहत बना करके उसको कैसे हम बाहर भेजें कि यहां के लोगों को रोजगार मिले। हमारा जब मूल्य जो है टमाटर का 1 रुपये किलो हो जाता है तो रोड में फेंके जाते हैं, इसको कैसे हम संचित करें, ये बहुत बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ है। अगर यही हम कर लेंगे झारखंड में, ये सरकार कर लेती, तो हमको लगता है कि नक्सलवाद की चपेट में झारखंड जो पूरे 2500 का 2500 जिला वो नहीं आता, और जो बेरोजगारी को लेकर करके यहां से पलायन होते हैं, हमारी बहनें दिल्ली, गुजरात, पंजाब, आप वहां जाकर दाई का काम करते हैं, हमारे लोग वहां भट्टा में काम करें, हमारे लोग वहां किसान के अंडर में जाकर वहां का रोजगार पाते हैं, इसको हम कैसे ठीक करें, यही असल हमारा झारखंड का चैलेंज है। और सबसे बड़ा बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है, देश के लिए पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा, लेकिन क्या हम जो सेना का पराक्रम है उसको राजनीतिक मुद्दा बनाए कि हम क्या किए हैं उस पर हम लोग के बीच में जाए। हमने 4.5-5 साल में जो किया है, हमको लोगों को बताना होगा कि हमने इस मुद्दे को, मैंने वादा किया था, मैं पुरानी एक ले जाता हूं, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, और लोगों तक पहुंचाने का काम जो हमारा पूरा एजेंडा था उसको लोगों के बीच में लाए। और 2009 हम लोग ने मनरेगा पे जीता था इलेक्शन, उस मनरेगा को भी इन लोगों ने पैसा कटल किया राइट टू वर्क में। 100 दिन मिनिमम रोजगार गारंटी योजना हम लोगों ने दिया था, उसमें भी किसानों को और गांव के जो देहात के हमारे लोग थे उनको जो रोजगार मिलता था वो भी छीनने का काम किया। हर स्टेट में मनरेगा का राशि वो, मैं आपको रोक जाइएगा, अरे भ्रष्टाचार में लिप्त है, बताइए लोगों का रोजगार हम मार लेंगे, भ्रष्टाचार में लिप्त है तो ठीक सर, हो गया, काम की बात आपने कर ली, काम की बात आपकी हो गई। मुकेश जी, दरअसल क्या है कि यदि हम रोजगार की बात करें तो अपने देश में हर साल 81 लाख नौकरियों की दरकार लगातार बढ़ रही है, मतलब 81 लाख नौकरी अलग से बढ़ती जा रही है जिसकी जरूरत है, और 17 लाख पद तो अभी खाली पड़े हुए हैं। तो सरकार का काम क्या है, युवाओं को रोजगार देना भी ना, तो ये सरकार की जो अपनी नौकरियां हैं वो नहीं मिल पा रही है, 17 लाख पद खाली है। और सरकार तुम कह रही है कि बहुत अच्छा काम हम कर रहे हैं, विकास के बहुत सारे काम किए हैं, हायर एजुकेशन का जो हाल है आपके सामने पड़ा हुआ है। किसान 2013 के बाद दरअसल ऐसा कोई रिपोर्ट ही नहीं आया, जो आकलन ही नहीं हुआ कि किसान की स्थिति में बदलाव कितने आए और कहां तक आए, या किसान की हालत खराब हुई तो कितनी खराब हुई, कोई रिपोर्ट नहीं है 2013 के बाद से। तो क्या माना जाए? नहीं, बहुत सरल बात है संजय जी। आप इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो को, किसी भी पार्टी को, नेशनल पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो को जो 5 साल में चुनाव के समय में आता है, उसका आप सीधा मूल्यांकन कर लें, उसका विश्लेषण कर लें, उसको विश्लेषण कर लें, फिर इनकी बड़ी बातें होती हैं, दोनों पार्टियां, चाहे वो सत्ता पक्षी पार्टी हो, जो अभी विपक्ष की पार्टी है, उनकी कर लें। इनमें हर एक में वही सारी चीजें एक नई बोतल में नई चीज डाल के जनता के सामने होता है, और उसमें कही जाती है कि हम जितनी बातें होती हैं अच्छी अच्छी, हम राइट टू फूड दे देंगे, राइट टू एजुकेशन दे देंगे, राइट टू ये दे देंगे, आपको हम फिर 15 लाख रुपया ला देंगे, तो हम ये कर देंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन ये सारी चीजें इलेक्शन मैनिफेस्टो तक ही सीमित होती हैं, चुनाव के पहले ही आती हैं, जनता को बार बार समझाया जाता है, जनता को नए सपने दिखाए जाते हैं। लेकिन जब चीजें सब जमीन पे आती हैं, जब बातें होती हैं, जैसे गरीबी हटाओ का नारा एक बार आया था और उसे सत्ता जीती गई थी, लेकिन गरीबी देश से नहीं गई। गरीबी की संख्या जो है उसमें 100% नहीं 300% वृद्धि हुई उसके बाद, और सत्ता में विपक्ष रहा, सत्ता पक्ष में वो पार्टी आई। दूसरी तरफ जो है आपने देखा फेल इन इंडिया, गुड इन इंडिया,
मेक इन इंडिया, ये सारी चीजें आई, लेकिन जो पोजीशंस हैं, जो अभी जो आंकड़े हैं, जो सच्चाई हैं, वो इस बात को बता रहे हैं कि वो सारी चीजें उपलब्ध नहीं हुई हैं। जनता जो है ग्रसित है, युवा जो है बेरोजगार है, महिलाएं जो हैं उनको सहभागिता नहीं मिली है, एम्पावरमेंट उनका नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही चुनाव में, और जिसको जनता समझ रही है। आपने इस बात के लिए मैं हमेशा सारा समय को बधाई देता हूं और साधुवाद करता हूं कि वो जनता को कनेक्ट करता है। वो ऐसा चैनल है कि वो जनता को की बातों को सामने में पहले रखता है, फिर हम लोगों की राय लेता है। वो लड़कियां जो हैं, जो लड़के हैं, युवा हैं, उनको देखिए सीधी सीधी भाषा बोल रहे हैं वो कि हमें विकास चाहिए, हमारा अपना सपना है, हम देश का विकास चाहते हैं, हम अपना विकास चाहते हैं। और कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां इसको पहुंचने में बहुत इनके साथ में बहुत दूरी रख रहे हैं। केवल उनके पास जो चुनाव के समय में जो बात आती है, जिस बात का मैं बार बार जिक्र कर रहा, विनेबिलिटी एक फैक्टर होता है। इस पार्टी का आदमी उस पार्टी में चला जाएगा, वहां से ये चलाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इस देश में नहीं होता। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब हुआ कि जो अपराधी हैं उनकी संख्या संसद में बढ़ रही है, पैसे वाले जो हैं वो संसद में बढ़ रहे हैं। अभी विनय जी बोल रहे थे कि वहां ऐसा हो रहा है, आखिर किस का हाल में परिमल नाथवानी जैसे व्यक्ति जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट है, वो राज्यसभा में चुने जाते हैं, उससे वोट कौन दे रहा है? उनको किसने वहां भेजा है? क्या उसमें दोनों पार्टियों के सत्ता पक्ष विपक्ष के लोगों ने उनको वोट देकर और उनको राज्यसभा में नहीं भेजा है? तो जो बातें होती है, आदर्श की बातें वहीं की जानी चाहिए जहां रियलिटी नहीं होती है। रियलिटी वहां दिखाई दे रही है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं वहां पे, झारखंड में उदाहरण है। और जो बातें दिखाई पड़ रही हैं संजय जी, कि आप प्रियम्बल को देख लीजिए, प्रियम्बल कहता है कि इक्वालिटी की बात होगी, लेकिन इस देश में कास्टिज्म इज सब टोटम ऑफ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ दिस कंट्री। जाति के आधार अगर नहीं होगा तो कोई चुनाव नहीं होगा और चुनाव में जीत नहीं होगी। बिल्कुल। डॉक्टर संजय कुमार साहब, आपके पास रुक करने से पहले मुजफ्फरपुर के कुछ रिएक्शंस आपको सुना देते हैं। मुजफ्फरपुर में क्या मुद्दे हैं, यहां कुछ पार्टियों के कार्यकर्ता और लोग क्या सोचते हैं, जरा उसको भी एक बार सुन लेते हैं। पार्टी भाजपा हो, कांग्रेस हो या जो भी है, लेकिन जहां शीर्ष के नेतृत्व की बात है, प्रधानमंत्री बनाने की बात है, वहां निश्चित तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्र के लिए किया है और राष्ट्र के विकास के लिए किया है, धरातल पर जो उनके कार्य नजर आते हैं, उससे यहाँ की जनता वोट करने जा रही है। बिहार में तो ये तय है, विकास के मुद्दा पर जो है चुनाव होगा और राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव होगा। आपके 5 वर्ष के कार्यशैली के अनुरूप ही लोग तय करते हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी या कोई भी प्रत्याशी पे लगता है, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है देश में बेरोजगारी, युवाओं की बेरोजगारी, किसानों की समस्या। देखिए, कैप्टन जय निषाद जब तक थे वो शहर में घूमते वगैरह थे, लेकिन अजय निषाद जो है से इस शहर में लोग पहचानते भी नहीं है। शहर क्या, लोकसभा क्षेत्र में आते भी नहीं है। वो भाजपा के नाम पर जीत गए हैं, तो भाजपा का काम तो करें, वो किसी भी काम को करे। एक भी गरीबों का न काम किए, न कभी कहीं जाते हैं, न कोई काम करते हैं, न उनका कहीं नाम है। मुजफ्फरपुर फिर तरक्की की राह पे आगे बढ़ेगा, उसका विस्तार वैसे ही होता रहेगा जैसे पिछले 5 सालों में हुआ है। जैसे कि स्मार्ट सिटी यहाँ बनाया गया, नाले, गली, सारी चीज का विस्तार, शहर का विस्तार बहुत जबरदस्त हुआ है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राय है, समय की पाबंदी है इसलिए हम समाहित नहीं कर पाते हैं। झारखंड में भी क्या रुखी करें तो वहां कांग्रेस और बीजेपी किन किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएगी, दोनों दलों के नेताओं को एक बार सुन लेते हैं। जनतंत्र बचाओ, तानाशाह से देश बचाओ, जो देश को पूंजीपतियों के हाथ में बेच देने का काम किया। और जब ये मैं बोलता हूँ तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि झारखंड उसका उदाहरण है कि कैसे अडानी का पावर प्लांट को एसीजेड डिक्लेयर कर दिया गया। सिर्फ एक झारखंड में कोई एक ही उद्योग था, जहां मुख्यमंत्री दुनिया घूम करके लोगों को ठगने का काम कर रहे थे, वहां एक को घोषित कर दिया गया एसीजेड। तो ये है जो मोदी का एजेंडा, उससे देश को कैसे बचाया जाए, देश का कैसे विकास हो, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का कैसे विकास हो, ये हमेशा से हमारा चुनावी एजेंडा रहा है। और ये कैसे और बेहतर हो सकता है, इसके लिए हम लोगों ने जनता के मन की बात के कार्यक्रम के अंतर्गत गांवों तक जाकर अपनी गाड़ियों को भेजकर, सजेशंस बॉक्स रखकर
सुझाव मंगवाए हैं और उसी के आधार पर हमारा मैनिफेस्टो तैयार होगा। तो जनता का कैसे भला हो, देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित रहें, यही हमारे मैनिफेस्टो का मुख्य उद्देश्य होगा। डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल क्या है कि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि चुनाव कैसा हो, लेकिन एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ कुछ बातें ऐसी भी आती हैं कि कास्ट बेस्ड ही चुनाव होगा। तो माना जाए कि हमारा देश या राज्य इतना पिछड़ा हुआ है कि हम जाति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। बिल्कुल, आप मुद्दे की बात में जो डिस्प्ले हो रहा है आपके स्क्रीन पर, एक प्रदूषण का मुद्दा आप रखे हुए, मैं एक उदाहरण से चीजों को स्पष्ट कर दूंगा जी। ये पूरे भारत में जो 10 शहर हैं वो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर माना गया। बिल्कुल, और उसमें पटना भी है। बिहार के 3 शहर है। इंडेक्स पटना का छोड़ दीजिए, बाकी जगह की, मुजफ्फरपुर भी दूसरे नंबर पर है, गया भी है। 3 है, पटना, मुजफ्फरपुर और गया। तो ये पटना में एयर, गया भी है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये पटना जो है वो माना गया कि 265 दिन, 365 दिन में 265 दिन न केवल पुअर रहा बल्कि वर्स्ट माना गया, डेंजर जोन में माना गया। 400 तक इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स चला गया, 2.5 इसका चला गया 250 से 300 तक, 10 PM चला गया इसका। मैंने नहीं देखा कि किसी पार्टी के कोई कार्यकर्ता प्रदूषण के मुद्दे को बना करके सड़क पर उतरे। आरोप प्रत्यारोप से चीजें हो सकता है कि चुनाव जीते जाते रहेंगे, से ऊपर उठ कहां पा रहे हैं, लेकिन मुद्दा कहां है? ये प्रदूषण, ये बीजिंग जैसा शहर चीन का, जब वो अपने को प्रदूषण की श्रेणी से अलग कर सकता है, और दिल्ली और नोएडा जो है वो अभी तक वो प्रदूषण में फंसा हुआ है। आप आर्टिफिशियल रेन की बात कर रहे हैं जो काफी खर्चीला है, लेकिन उन जर्जर गाड़ियों पर आप प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे हैं जो इनकम्प्लीट कंबसन की वजह से जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो छोड़ा जा रहा है, जिससे आदमी तो छोड़ दीजिए, पत्थर भी जो है वो पीला हो जा रहा है। ये मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। तो चीजें तो है, ठीक है, कुछ अच्छी चीजें आई हैं, ऐसा नहीं है। विपक्ष को भी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। अगर सेंट्रल के कुछ अच्छे स्कीम हैं और वो स्कीम लोगों तक पहुंचा है, मैं उसकी सराहना करता हूं कि निश्चित रूप से पहुंचा है। लेकिन बहुत सारी चीजें जिसकी बात आप कर रहे थे, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। किसान अभी केंद्र में है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन 2016 से कितने किसानों ने सुसाइड किया इसका कोई रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं किया गया। नहीं है साहब। 2013 से उनकी स्थिति में कितने बदलाव हुए इसके कोई डाटे नहीं दिए गए। हायर एजुकेशन की बात, कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोले गए। मैं कह रहा हूं कि 5 वर्षों में विपक्ष इस पर क्यों नहीं हमलावर होता है। रिसर्च की क्या स्थिति है इस देश में। आज भी एक मंत्री जी को अगर पैर में छोटा सा घाव होता है तो विदेश के डॉक्टर्स पर उनको ज्यादा भरोसा है। आप अपने देश में ऐसा विश्वस्त डॉक्टर क्यों नहीं पैदा कर पाए जो आपका ऑपरेशन करके आपको स्वस्थ बना सकता है। विश्व के 200 सहमत हूं सर मैं आपसे वर्ल्ड का, उसमें आज आप कहां खड़े हैं। बिल्कुल। तो जनता को तो समय शिखर झकझोरते रहता है। सर हमारी तो कोशिश है विनम्रता पूर्वक याद दिलाना कि भाई सांस लेना हर जाति के अंतर्गत आता है। तो कृपया प्रदूषण को तो मुद्दा जरूर बनाइए और पूछिए अपने जनप्रतिनिधियों से कि हम आपको क्यों वोट दें, जबकि आप हमें स्वच्छ हवा भी नहीं दे पा रहे हैं सांस लेने के लिए। लेकिन काश ये जनमानस ऐसा तैयार हो, बहुत जरूरत है। लेकिन अरुण मिश्रा जी, क्या राजनीति इस चीज को प्रश्रय नहीं देती है क्या कि भाई जिस उस वातावरण में तो आप भी सांस ले रहे हैं, लेकिन आपके लिए वो मुद्दा क्यों नहीं बनता है राजनीतिक मुद्दा? एकदम मुद्दा है, ये है कि आप बोलने से नहीं होता है सर। हमने किसी राजनीतिक दल को सड़क पर उतरते हुए नहीं देखा इस मुद्दे के साथ। वो डेवलपमेंट नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। एक तो आप देखिए कि हमने पूरी तरह से जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हमने खत्म कर दिया है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अगर हम ठीक करें तो इससे, और फिर आजकल बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम ये इंट्रोड्यूस करके हम जो है जी आपके पास भी आऊंगा, वेट कीजिए। और जो है फ्यूल जो है आजकल जितनी प्रगति हुई है, होता क्या है कि हम लोग
पूरी तरह से जो मुनाफा का एकदम ऐसा है वातावरण जिसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, लोग मरे, लोग प्रभावित हो, ये हमारे एजेंडा से बाहर है। ये कि किस चीज में मुनाफा होता है, ये मुनाफा कभी कभी स्वीकार्य भी ना के पास टेक्नोलॉजी है, दलों के पास, लेकिन वो राजनीति करने का मामला है, लेकिन प्रदूषण को लेकर कोई नहीं कर रहा है कैसे देश और समाज प्रदूषण मुक्त हो। प्लीज इस बात को ईमानदारी से स्वीकारिए, क्योंकि जनता अंधी नहीं होती है सर। हमारे किसी दल के पास ये प्रमुख मुद्दा नहीं है, न ही किसी मैनिफेस्टो में उस तरह से है, जबकि संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम स्वच्छ हवा हमें मिले। निश्चित तौर पर इस बात को मानिए प्लीज, कभी कभी स्वीकारना भी अच्छा रहता है। और हम लोग उस मुद्दे को उठाते रहते हैं। हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, इन्हीं सवालों पर हम लोग स्ट्रीट में होते हैं। अभी वोट मांगने जाएंगे आप लोग, प्रदूषण नाम का शब्द याद रहेगा सर प्लीज, लगातार। अरे सर कहाँ याद रहता है किसी को सर, न सरकार को याद रहता है न किसी राजनीतिक दल को। नहीं, एकदम याद रहेगा, याद है, जनता को भी याद रहेगा सर। और हमारे विनय शिवाजी आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद पटेल का फाइनल रिएक्शन ले लूंगा मैं। पूरी तरह से याद, सत्ता को सुनना थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। बहुत बड़ा मुद्दा आपके टीवी, आप संजय जी बहुत जागरूक पत्रकार रहे हैं, बहुत सीनियर आदमी है, आपने बहुत जागरूक हुआ है। आपने मुद्दा उठाया पर्यावरण का और सफाई से। गंगा का क्या हुआ? आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक आदमी बैठे हुए आपके बीच में। मैं बनारस 17 फरवरी को गया था। मैं बनारस हर साल जाता हूं, विंध्याचल और काशी विश्वनाथ, वही की वही स्थिति मैंने देखा। हमको कोई फर्क नहीं दिखा पिछले 5 सालों में। 680 करोड़ रुपया फंड जो मिला था, 2000 करोड़ रुपया आया था, 680 खर्चा हुआ। आखिर गंगा की सफाई नहीं, बनारस की सफाई नहीं। फिर हम 100 स्मार्ट सिटी देश को, कहां है वो स्मार्ट सिटी? हम किस चीज की बात करें? अभी हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी की चर्चा कर रहे थे कि बैंक में अकाउंट खोला, और आपने बहुत बड़ा इशू उठाया था कि बच्चे को जो है बाहर पड़ जाता है। अरे साहब, आपने तो बैंक में अकाउंट खोलवा दिया, लेकिन उसमें उन्हें 500 रुपए जमा किया तो मिनिमम अकाउंट में उससे ज्यादा पैसा उस पर ब्याज के रूप में चढ़ जा रहा है। आखिर कैसा बैंक अकाउंट भारतीय जनता पार्टी ने खोला कि मिनिमम गारंटी में आप खोल लिए और उसके बाद में उसमें पैसा काट ले रहा है बैंक। बैंक क्या है? मिनिमम गारंटी के तहत आपको इतना पैसा काट लेंगे। और आप जब आप जो कार्ड से यूज करते हैं, हर का बच्चा जो बाहर एजुकेशन पढ़ने के लिए जाता है पूरे भारत देश में, उसको 3 से 4 स्वीप कर करके अपना पैसा। जी सर, मैं आपको रोक रहा हूं, रुक जाइएगा। वो जहां 5 बार निकाल, जी मैं समझ गया सर, समय की पाबंदी है। मैं पटेल साहब का थोड़ा सा समय ज्यादा लूंगा, क्योंकि सत्ता पक्ष अकेले हैं वो, तो उनको भी समझना जरूरी है। ये बात सही है प्रेम रंजन जी की जब प्रधानमंत्री को चैंपियन ऑफ अर्थ का अवार्ड मिलता है तो हम लोग का भी सीना गदगद होता है, गौरवान्वित हम भी महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको ये सम्मान मिलता है। जब ग्रीन पीस अवार्ड मिलता है बड़ी खुशी होती है दिल से। लेकिन जब हम बिहार में आते हैं, पटना को देखते हैं जो सबसे प्रदूषित शहर दुनिया का है और उसमें उसका स्थान जो है टॉप 10 में है। मुजफ्फरपुर आते हैं, वो भी टॉप 10 में आता है। गया आते हैं, टॉप 20 में आता है। तो सर हमें तकलीफ होती है इस बात को लेकर कि हम किस डेवलपमेंट को लेकर कहां ले जा रहे हैं, जहां इन प्रदूषण की वजह से तमाम बीमारियां उत्पन्न हो रही है और हॉस्पिटल में सारे लोगों की अपनी इकोनॉमी जा रही है। क्या हम इसी डेवलपमेंट की कामना कर रहे थे? संजय जी, आपने कहा कई सारे मुद्दे हैं जी, उसमें प्रदूषण भी एक मुद्दा है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने का सरकार ने योजना लिया है, उस पर काम चल रहा है। उसमें मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी है सर। आप कई जो है रोजगार के मुजफ्फरपुर तक तो स्मार्ट सिटी आप लोगों ने बना दिया सर, कर रहे थे। वो ऐसा स्मार्ट सिटी होता है। थोड़ा धैर्य से संजय जी, संजय जी थोड़ा धैर्य से एकदम सुन रहा हूं सर। आप समय हमको नहीं दिए है, थोड़ा सबका सुने हैं, थोड़ा धैर्य से हमारा भी बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। जी जी सवाल किए हैं जी, और सारे जो है आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे आ रहे हैं। उन मुद्दों पर जो है बात रखनी आवश्यक है। आप रोजगार के सवाल पर आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि लोगों को कहा गया था पिछले जो चुनाव था उसमें कि 1 करोड़ प्रतिवर्ष हम रोजगार देने का काम करेंगे। 2 करोड़ हमने 15 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के तहत स्वरोजगार के लिए लोन दिया।
हमने कहा कि आप स्वयं अपना रोजगार खड़ा कीजिए, रोजगार देने वाला बनिए, रोजगार मांगने वाला नहीं बनिए। उसमें 6.5 करोड़ न्यू इंटरप्रेन्योर है, जिसमें से अगर वह व्यक्ति अपना रोजगार जो नया शुरू किया होगा, अगर एक व्यक्ति को भी रोजगार देने का काम किया होगा, अपने साथ जोड़ने का काम किया होगा, तो 13 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। किसानों की समस्या की बात करते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपया प्रति वर्ष देने के लिए अब 75,000 करोड़ रुपए का अलग से राशि निर्धारित किया गया है, जिसमें 2-2 हजार सभी किसानों के खाते में 25 करोड़ किसानों के खाते में ये चला गया है, इसमें चला गया है। दूसरी बात कि हमने कहा था किसानों को कि हम उनकी आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करें। उनका जो लागत जो कृषि कार्य करते हैं, उनका जो लागत मूल्य है उसका 1.5 गुना उनको प्राप्त हो, और उसके लिए हमने समर्थन मूल्य को बाजार पर आधारित हमने प्रति वर्ष समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम किया है। और इतना हमने बढ़ाया है समर्थन मूल्य, इस वर्ष हर वर्ष बढ़ाया है, लेकिन इस वर्ष जितना हमने बढ़ाया है कि आज तक आजादी के बाद किसी सरकार ने किसानों के उपज का और उसके समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाने का काम किया था। हमने कहा कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लागू किया है, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना था कि सभी गांवों को पक्के सड़क से जोड़ने की योजना, उसका कितना बड़ा लाभ आज देश को मिल रहा है। अटल जी की सरकार ने प्रारंभ किया था, आज सभी गांवों तक सड़कें पहुंच गई है, सड़कें मिल गई है, लोगों को आवागमन का साधन मिल गया है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी, हर जो है से कोई खेत न रहे, उसके लिए राशि उपलब्ध कराया गया है। साथ साथ एग्रीकल्चर फीडर भी हमने किया है। गरीबों के लिए हमने पक्के मकान देने का 1.5 करोड़ अब तक हमने गरीबों को पक्के मकान के तहत योजना का लाभ देने का काम किया है। शौचालय नहीं था, स्वच्छता अभियान के तहत 2.5 करोड़ लोगों के घरों में हमने शौचालय निर्माण कराने का काम किया है। गांव के अंदर में लोग जो है प्रदूषण सर, मैं काउंटर क्वेश्चन आपसे कर लूं। गोईठा पर और लकड़ी पर खाना बनाते थे, कितना उनको नुकसान होता था महिलाओं को। एक काउंटर क्वेश्चन कर लूं आपसे। तय किया कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने का काम करेंगे। अब तक 6 करोड़ लोगों को बट गया। हम स्वास्थ्य योजना की बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य के लिए हमने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 10.5 करोड़ परिवारों को 5 लाख प्रतिवर्ष, जिसमें देश की आधी आबादी को हमने कवर करने का किया है कि साल में 5 लाख रुपए का। साथ साथ इन सारे जो है से विकास के कार्य हो रहे हैं, देश के अंदर में हो रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर इस देश का कितना गौरव बढ़ा है, कितना सम्मान बढ़ा है, कितनी मजबूती प्रदान हुई है। केवल एक उदाहरण से मैं देना चाहता हूं कि जब 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में योग दिवस को मनाने के लिए प्रस्ताव रखा कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाए, तो दुनिया की सबसे बड़ा समर्थन उस संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव का समर्थन मिला और दुनिया के लोगों ने उसका समर्थन किया। आज आतंकवाद के सवाल पर समय की पाबंदी में आपको रोक रहा हूं। प्रेम रंजन जी, एक सवाल आपसे कर लेना चाहता हूं, छोटा सा, उसका छोटा सा ही जवाब दीजिएगा सर, प्लीज। सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। क्या है ना, आपने जो बातें कही हमारा उसमें कोई विरोध नहीं है, हम सिर्फ आपको वो आईना दिखाने का काम करना चाह रहे हैं जो हमारा काम है। आपने रोजगार की जगह स्वरोजगार की बात की, हमने रोजगार का सवाल आपसे किया था। आपने कहा कि ठीक है, स्वरोजगार के लिए मुद्रा लोन आपने दिया, बहुत अच्छी बात है, दिया भी, लेकिन विश्वास मानिए स्वरोजगार के लिए जो लोन दिया आपने, उसमें 98% लोगों को 20 से 21 हजार रुपया मिला है। अब 20 से 21 हजार रुपये में सर वो सिवाय ठेला पर रोजगार के उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि 10, 12, 15 हजार अगर ठेला ही मिल जाता है साहब, तो ये किस तरह का रोजगार हम माने इसको, किस तरह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही माने, तो कैसा माने आप बताइए। संजय जी, स्वरोजगार में दोनों प्रकार का था। एक जो रोजगार पहले से कर रहे हैं, ठेला, खुमचा, दुकान, छोटी दुकान देने वाले, उनको अलग से राशि देने का। दूसरा, नए मेक इन इंडिया के तहत जो है से आप स्वयं अपना रोजगार खड़ा कर सकते हैं, नया जो, तो उसके तहत मैंने कहा
कि 6.5 करोड़ नए इंटरप्रेन्योर को हमने उसके लिए लोन देने का काम किया है। वह व्यक्ति अगर अपना रोजगार खड़ा करता है तो निश्चित रूप से। चलिए सर, चुनाव का समय है, आप जवाब देंगे ही और सवाल भी होगा। मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि अब समय संपन्न हो रहा है। बहुत धन्यवाद पटेल साहब आपका, बहुत धन्यवाद अरुण जी आपका, बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय कुमार आपका, बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका, बहुत धन्यवाद विनय सिन्हा दीपू जी आपका। लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिसे नजरअंदाज अब आप चाह के भी नहीं कर सकते। प्रदूषण बहुत ही उदासीन मुद्दा रहा है हमारे ऐसे पिछड़े राज्य और देश के लिए, क्योंकि यहां पर लोगों को लगता है कि वक्त पे छोड़ दो सब ठीक हो जाएगा। विश्वास मानिए, वक्त जहरीला हो चुका है। 2030 तक लगभग 14 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहां उस तरह से अलग से जनरेट हो जाएगा। 2030 तक की बात करें, 2019 में हम चल रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट में अभी 81 लाख हर साल इजाफा हो रहा है बेरोजगारों का, जो नौकरी चाहिए। यदि आप नहीं देंगे तो आप सोचिए बैकलॉग कितना इकट्ठा होता चला जाएगा। 17 लाख सरकारी पद खाली है। हम फिर ये नहीं कहते कि सरकार ने काम नहीं किया, सरकार ने बहुत कुछ काम किया भी है, बहुत सारी योजनाएं लाई भी गई हैं। लेकिन विश्वास मानिए, जितना हम उदासीन अपने पर्यावरण को लेकर हैं और सरकारी योजनाएं जिस तरीके से रेंगती नजर आती हैं उन पर्यावरण की दृष्टि से, उससे कोई खास लाभ नहीं मिल पा रहा है। जरूरत इस बात की है कि हम स्वयं सजग हों, हम सिर्फ जात के आधार पर किसी को वोट ना करें, बल्कि देश के हित में, प्रदेश के हित में और समाज के हित में सोचें क्या सही है और किसको हमें तब वोट करना चाहिए। समय शिखर फिलहाल इतना ही, लेकिन हम लगातार आपको ऐसे ही जुड़े हुए मुद्दों से रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।